Hello learners, in this video we are going to discuss about some important compounds. Yet now we have discussed all the things related to acid, base and salt. अब लास्ट में कुछ ही 2-4 टॉपिक बचे हैं, इसको भी कवर कर लीजिए क्योंकि इनसे ज़रूर एक ना एक छोटे मोटे क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि जनरली इनका प्रिपरेशन पूछा जाता है, तो हम हर चीज़ ध्यान से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमने कंपाउंड लिया है वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। याद करने की कोशिश करिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ये एक बेस होता है। ओके, OH लगा मतलब ये बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जनरल लैंग्वेज में मतलब आम भाषा में कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। ओके, तो इसका पहले प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका क्या यूज़ होगा ये आगे चल के हम पढ़ लेंगे। पहले प्रिपरेशन देखिए क्या है। बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्राइन विच डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी हमें किसी में इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? नॉर्मली कॉमन सॉल्ट जिसको हम खाते हैं। नमक को आपको पानी में मिलाना है, ठीक है, मतलब कुल मिला के नमक पानी बनाना है, जिसको हम ब्राइन बोलते हैं। जब भी नमक को आप पानी में मिलाते हैं तो उस पानी को हम ब्राइन बोलने लगते हैं। जब आप उस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो वो डिकम्पोज होगा और बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इस रिएक्शन को हम इस फॉर्म में देखते हैं। NaCl H2O। ये नमक है, ये पानी है। नमक को आपने पानी में मिलाया, क्या बना? NaOH और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। ओके, अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे। देखिए NaCl है, NaCl ब्रेक होगा Na+ में और क्लोरीन गैस में। ओके, और H2O किस में ब्रेक होगा? OH- में और H+ में। ओके, अब देखिए कैसे होगा। ये वाला जो है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, बनेगा NaOH, और ये वाला किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये अपने ही साथ एक बार बॉन्ड बनाएगा और क्लोरीन गैस बनाएगा, और ये वाला भी अपने साथ बॉन्ड बना के हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो आप देख सकते हैं NaOH, क्लोरीन गैस और H+ गैस। तो इस तरह से रिएक्शन पूरा होता है। लेकिन इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आइए समझते हैं। अच्छा देखिए, ये वाला प्रोसेस कैसे होता है, ये बनता कैसे है। जब हम किसी एसिड का रिएक्शन किसी बेस के साथ कराते हैं, ये एसिड है, ये बेस है, इसका रिएक्शन हम इस तरह कराते हैं तो क्या बनता है? यही बनता है, NaCl और H2O, पानी बनता है। अब मैं चाहूँ कि इस रिएक्शन को मैं अपोजिट करूँ और ये HCl और NaOH बनाने की कोशिश करूँ, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे रिएक्शन अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में भी आ जाएँ। ओके, ये रिएक्शन अपने अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। जब भी आप इमेजिन करिए, अगर आप, ये नमक है, ये पानी है, आप अगर पानी को नमक में मिलाते हैं, नमक को पानी मिलाते हैं, तो कभी भी एसिड और बेस नहीं बनता है। सिंपली क्या बनता है? वो ब्राइन सॉल्यूशन बन जाता है, मतलब नमक पानी बन जाता है। कभी भी उसमें एसिड और बेस वापस नहीं बनते हैं। ओके, तो हम चाहते हैं बेस बने, हम ज़बरदस्ती ये रिएक्शन कराना चाहते हैं। इसके लिए हमें बाहर से कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और वो फोर्स किस फॉर्म में रहेगा? इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में रहेगा। ओके, तो इसलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। अब इस प्रोसेस को जो हमने पूरा किया है, इसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। CHLOR, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि क्लोर मतलब क्लोरीन, और इस रिएक्शन के एंड में क्लोरीन गैस निकलता है। एल्कली मतलब एक बेस। एल्कली मतलब बेस ही होता है, लेकिन बेस का लिक्विड सॉल्यूशन, अगर बेस लिक्विड फॉर्म में है तो उसे हम एल्कली बोलते हैं। ओके, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है। अब ये जो क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रिपरेशन है, जिससे जनरली एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। ओके, तो ये है क्लोर एल्कली प्रोसेस का अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में हमने क्या लिया है? एक बीकर लिया है। बीकर में हमने सॉल्यूशन डाला है, किसका? H2O और नमक का। जब आप नमक और पानी को मिलाते हैं तो नमक तो पहली बार जैसे ही पानी में मिलता है तो नमक चूँकि डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी अटेन करता है, तो ये जो भी कंपाउंड, इसके जो भी आयनिक कंपाउंड अगर इसके अंदर आता है तो वो उसको इसके कंपोनेंट में ब्रेक कर देता है। तो NaCl अगर टूटेगा तो किस में टूटेगा? Na+ और Cl-। और H2O हमेशा किस फॉर्म में रहता है पानी में? H+ आयन या OH- आयन। ओके, तो ये 4 तरह के आयन्स आपको पूरे सॉल्यूशन में मिलेंगे। ये हो गया एक चीज़। अब देखिए, साथ ही साथ इसमें 2 रॉड रहते हैं। एक होता है आपका कैथोड और एक होता है एनोड। ओके, तो मान लीजिए ये कैथोड है और ये है आपका एनोड। ओके, कैथोड वाला रॉड हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, नेगेटिवली चार्ज रहता है, और एनोड वाला हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहता है। ओके, अब इसको हमने एक बैटरी से फिट कर दिया। अब इतना समय आया, ये सिर्फ अरेंजमेंट था।
अब देखिए रिएक्शन जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा, NaCl, अब देखिए ये रिएक्शन जब जैसे ही बैटरी फिट होगी वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी यहाँ पे आपको छोटे 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 बबल्स दिखाई देंगे, चारों तरफ आपको बबल्स फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे, इधर भी बबल्स बनेगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है एक्चुअली, इसको डिटेल में देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले कैथोड की बात करते हैं। कैथोड क्या है, एक नेगेटिव चार्ज वाला रॉड है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पूरी नेगेटिव चार्ज है। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे 4 आयंस मैंने आपके सामने रखे हैं, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव आयंस है। अब आप ये बताइए वीडियो को पॉज करके कि इनमें से कौन से आयन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, सोच के बताइए। तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है, तो या तो ये अट्रैक्ट होगा या तो ये अट्रैक्ट होगा। ओके, अब याद करने की कोशिश करिए इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, ज़्यादा रिएक्टिव Na+ है। तो Na+ क्या करना चाहता है कि वो अपने आयंस गेन नहीं करना चाहता, वो किसी के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, क्योंकि यही उसका स्टेबल फॉर्म होता है। ओके, तो इन दोनों में जाने वाला सिर्फ और सिर्फ आपका हाइड्रोजन आयन है। तो क्या होता है, जैसे ही हाइड्रोजन आयन इसके साथ चिपकता है वैसे हाइड्रोजन आयन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, हाइड्रोजन आयन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये प्लस चार्ज पाया है और वो नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई प्लस चार्ज रहे। तो ऐसे ही बहुत सारे, सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन नहीं है, इस सॉल्यूशन में बहुत सारे सैकड़ों हाइड्रोजन आयन होंगे। तो ये हाइड्रोजन आयन जाके इस रॉड के नीचे साइड बहुत सारे ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं। ओके, बहुत सारे। अब सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि सब ने अपने एक इलेक्ट्रॉन गंवाए हैं और प्लस चार्ज उनमें आए हैं। ऐसे ही सारे हाइड्रोजन इस रॉड के एंड में अटैच हो जाएंगे, ऐसे जाके इकट्ठा हो जाएंगे। अब ये चाहते हैं इनको एक एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिले। ओके, तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन खोया है तभी इनके पास एक प्लस चार्ज आया है। अब इस प्लस चार्ज को हटाने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा, कैथोड, क्योंकि कैथोड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, कैथोड रॉड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जाके इस पर अटैच हो जाएंगे और हाइड्रोजन आयन क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है एट कैथोड हाइड्रोजन आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन मिलता है और वो रिड्यूस हो जाता है। हमने क्या बोला था, जब भी किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन मिलता है तो उसको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। हमने एक मैंने आपको कोड सिखाया था, ऑयल रिग, ठीक है ना। ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो रिडक्शन मतलब अगर कोई भी कंपाउंड या कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं कि वो रिड्यूस हो गया। ओके, तो हाइड्रोजन जैसे ही उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना, और हाइड्रोजन गैस बन जाता है। ठीक है, जब 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है ना। इस रिएक्शन से आप समझ सकते हैं। अब दूसरे की बात करें हम, एक होता है क्लोरीन। अब इसकी तरफ क्या अट्रैक्ट हो सकते हैं, या तो क्लोरीन आयन अट्रैक्ट होगा या तो हाइड्रोक्सिल आयन अट्रैक्ट होगा। अब इन दोनों में रीज़न ये है कि क्लोरीन आयन जो होता है वो इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। क्लोरीन आयन का जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होने की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। तो न्यूट्रॉन ये चाहता है कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को नहीं पकड़ पा रहा हूँ, वो दूर दूर भाग रहा है मेरे से, तो अच्छा होगा कि वो चला ही जाए, ठीक है ना। ये सोच के वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। ओके, अब क्लोरीन में माइनस चार्ज क्यों आया, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी और से लिया है। वो भी नहीं चाहता कि उसके पास ये ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज, तो उसके पास जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देना चाहता है। ओके, तो क्लोरीन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में क्लोरीन आयन इसलिए अट्रैक्ट हुआ क्योंकि क्लोरीन आयन का साइज जो होता है वो बड़ा होता है और न्यूट्रॉन अपने सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, तो इसलिए क्लोरीन आयन इसकी तरफ चारों तरफ जुड़ जाता है ऐसे। ओके, इस तरह से ये अटैच होता है। अब ये सब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, सब लोग अपने अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और फाइनली ये जो क्लोरीन है वो अपना माइनस चार्ज लूज करके क्लोरीन गैस बना लेता है। तो एनोड में क्या प्रोसेस हो रही, क्लोरीन गिव इलेक्ट्रॉन गेट ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ओके, मतलब उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। जब कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब हम बोलते हैं वो ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि OIL मतलब ऑक्सीडेशन इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। तो इस तरह इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब इस पूरे रिएक्शन को अगर हम ओवरऑल रिएक्शन इसका देखना चाहें तो कैसे होगा। ओके, तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो रहा है, जैसे ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पा जाता है और जैसे ही क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ये अपने न्यूट्रल फॉर्म में आ जाते हैं और गैस बन के बाहर निकल जाते हैं। ओके, क्लोरीन गैस को डिटेक्ट करने के, जैसे हमें कैसे पता चला कि क्लोरीन गैस निकल रहा है, हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब हमने लिया और ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे उसके कप में डाल दिया। जैसे ही जैसे टेस्ट ट्यूब क्लोरीन गैस में आ जाता है, मतलब जैसे ही क्लोरीन गैस टेस्ट ट्यूब में आ जाता है, वैसे ही आप टेस्ट ट्यूब को अगर ध्यान से देखेंगे तो ग्रीन कलर की गैस निकलती हुई दिखाई देगी। वो कौन सी गैस है, क्लोरीन गैस है। और हाइड्रोजन गैस को
पता करने का तरीका हम सभी जानते हैं। एक कैंडल आप सामने रखिए, जैसे ही पॉप की साउंड आएगी आप समझ जाइएगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ओके, अब सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में बचे कौन कौन, एक बचा आपका Na और एक बचा OH। इन दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लस वाला है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाला है। नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और NaOH बना लेंगे। ओके, अब समय ये रिएक्शन किस तरह होता है, अब रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ, रिएक्शन के अंदर सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ NaOH बचा रहेगा और हाइड्रोजन और क्लोरीन जो होंगे वो गैस बन के ऊपर निकल जाएंगे। ओके, तो ओवरऑल रिएक्शन हमने क्या क्या देखा, जब NaCl पानी में मिला तो एक बेस बना NaOH। ओके, और क्लोरीन गैस निकल गया और हाइड्रोजन गैस निकल गया, ये सब गैस के फॉर्म में है, ये गैस बना है। ओके, और ये लिक्विड के फॉर्म में सॉल्यूशन में ही है। तो इसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस, हमने फिलहाल ये सिर्फ डायग्राम में देखा, लेकिन ये प्रोसेस जो होती है वो बड़े बड़े फैक्ट्री में बड़े बड़े मात्रा में बहुत बड़े बड़े मशीन्स का यूज़ करके किया जाता है। ओके, तो ये हुआ क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो इस प्रोसेस से हमने ये समझा कि हम कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब जो कॉस्टिक सोडा उसकी क्या प्रॉपर्टी है और उसका क्या यूज़ आता है। थैंक यू।